प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं के.आर. मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा, एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस, पेपर 6 भारतीय शासन और राजनीति, और टॉपिक का नाम है द प्राइम मिनिस्टर। भारत का प्रधानमंत्री, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री पद को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। भारत में प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है तथा संपूर्ण कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी प्रधानमंत्री ही होता है। इस संबंध में पंडित नेहरू का एक कथन है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सरकार रूपी पहिए की धुरी है। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के साथ व्यवहार के विषय में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। संविधान के वे संक्षिप्त प्रावधान न तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की पद्धति को स्पष्ट कर पाते हैं और न ही उस महत्वपूर्ण स्थिति को स्पष्ट कर पाते हैं जो देश की राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री को प्राप्त है। वास्तव में प्रधानमंत्री पद से संबंधित समस्त अध्ययन सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर ही आधारित हो सकता है। डॉक्टर सुभाष काश्यप ने भी एक टिप्पणी की है कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिटेन से जो विभिन्न विरासतें प्राप्त हुई, उनमें एक महत्वपूर्ण विरासत सार्वभौमिक गणराज्य के संवैधानिक ढांचे में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति है। देखिए विद्यार्थियों, अब हम भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का आमंत्रण देता है। इससे पहले ही लोकसभा का बहुमत दल अपना नेता चुन लेता है। भारत में संवैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति के समय संसद का सदस्य होना आवश्यक तथा अनिवार्य नहीं है। 1900
50 से ये सारी बातें स्पष्ट हुई। इसके बाद भारत में संवैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति के समय संसद का सदस्य होना अनिवार्य तथा आवश्यक नहीं है। 1991 में प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति के समय पीवी नरसिंह राव संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इस प्रकार 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय वो भी संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री यदि नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि वांछित समय में संसद में स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो 6 माह बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। यदि किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा कुछ दल मिलकर संविदा सरकार का निर्माण करने हेतु एक नेता चुनते हैं अथवा लोकसभा में 2 दलों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो अर्थात बहुमत के नेता होने का दावा एक से अधिक व्यक्ति करते हो तो राष्ट्रपति को सब विवेक के अधिकार को प्रयुक्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। 1950 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में 4 प्रकार की स्थितियां हमारे सामने आती हैं। स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन। देखिए, जब किसी एक नेता के नाम पर कोई राजनीतिक दल या दलीय गठबंधन लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, चुनाव जीतता है, तब ये समझा जाता है कि स्वयं जनता ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन किया है। 1952, 1957, 1962 में स्वयं जनता ने प्रधानमंत्री पद के लिए नेहरू का चयन किया था। 1971 और 1980 में इंदिरा गांधी और दिसंबर 1984 में राजीव गांधी का इस पद के लिए चयन किया था। 1999 और 1914 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री के चयन में जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री के चयन में कोई समस्या पैदा नहीं हुई और जनता नरेंद्र मोदी में फिर से विश्वास जताया है। ये विद्यार्थियों, ये पहली स्थिति थी कि स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन। जब लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह दल अपना नेता चुनता है और उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर देता है, तो उसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती और ऐसा चुनाव स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव माना जाता है। दूसरा जो आधार है, आम सहमति से प्रधानमंत्री का चयन। देखिए, 1964 में शास्त्री जी, 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी, 1977 में मोरारजी देसाई, 1989 में वीपी सिंह, जून 1991 में नरसिम्हा राव और मई 1996 में और अप्रैल 1997 में क्रमशः देवेगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह का चयन आम सहमति के आधार पर ही किया गया था। तो ये दूसरी स्टेज थी, इसमें कहा गया कि आम सहमति से प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और तीसरा जो आधार है, लोकसभा के बहुमत दल में चुनाव संघर्ष और प्रधानमंत्री का चयन। देखिए, 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद कांग्रेस संसदीय दल ने श्रीमती गांधी और मोरारजी देसाई
दो उम्मीदवारों में से श्रीमती गांधी को नेता चुना था, तो दो एक तरीके से इसमें संघर्ष पैदा हुआ कि संसदीय दल में दो व्यक्ति, श्रीमती गांधी और मोरारजी देसाई, आखिर अंततः राष्ट्रपति ने श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। चौथी स्टेज है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन। देखिए, लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न होने या आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाने पर कुछ प्रधानमंत्रियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक के आधार पर किया गया। जैसे 1979 में चरण सिंह और नवंबर 1990 में चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री के पद पर चयन राष्ट्रपति के स्वविवेक के आधार पर ही किया गया था। 1984 में श्रीमती गांधी के देहावसान के बाद राजीव गांधी का प्रधानमंत्री पद के लिए भी चयन इसी श्रेणी में आता है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अप्रैल 1996 में वाजपेयी की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति भी इसी श्रेणी में आता है। उपयुक्त उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति को पूरा विवेकाधिकार प्राप्त है। लेकिन ये परंपरा स्थापित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री के रूप में चयनित होने वाला ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही लोकसभा में अपना विश्वास मत हासिल करे। राष्ट्रपति की पसंद भावी प्रधानमंत्री के बहुमत के दावे अर्थात स्थायी सरकार दे सकने के दावे पर केंद्रित रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसका चयन किस आधार पर होता है, इतना ही हम आज अध्ययन करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।